हमने इस मैटर अराउंड अस प्योर जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर चुके। कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी, उसके बाद हमने पढ़ा सेपरेशन का कंसेप्ट कि कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। हमने और क्या चीज़ें पढ़ी, एवापोरेशन समझा, और दो तीन कंसेप्ट थे अलग अलग, जैसे सब्लिमेशन या दूसरी प्रोसेस जिससे हमारे पास अगर मिक्सचर आ जाता है तो उसमें कंपोनेंट्स को अलग कैसे करना है। ठीक, तो इसी सीरीज में अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट जो हमने फिनिश करा था, जहाँ पे क्रोमेटोग्राफी। ठीक, तो क्रोमेटोग्राफी पहली बात ये समझनी है किन मिक्सचरों के लिए यूज होता है। ये उन मिक्सचर्स के लिए यूज होता है जहाँ पर जो मेरे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो। बात समझ में आई? एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेम सॉल्वेंट में दो सॉल्यूट कंपोनेंट का मिक्स होने का मतलब क्या है। कि अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं, वाटर, ठीक, और इसमें मैं शुगर डाल दूं, देन सॉल्ट। अब मुझे ये पता है कि वाटर में शुगर भी सॉल्यूबल है और सॉल्ट भी सॉल्यूबल है, यानी कि वाटर मेरा क्या हो गया, सेम सॉल्वेंट, और शुगर प्लस सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट। ठीक, अब यही बात हमें क्रोमेटोग्राफी में समझनी है कि सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ सेम सॉल्वेंट। तो हमारा जो भी दो अगर मिल गए मेरे कंपोनेंट्स, मान लो सॉल्ट या शुगर मिल गए, ठीक, या फिर अगर हमारे पास मिल जाते हैं डाइज। ठीक, अब डाइज क्या होते हैं, डाइज होते हैं कलर कंपोनेंट। कलर कंपोनेंट का मीन्स क्या, कि इनका जो कलर होगा वो एक कलर होगा। अगर वो ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा, रेड है तो रेड डाई, ऑरेंज तो ऑरेंज डाई, येलो तो येलो डाई। तो मैंने डाइज की बात करी, वो कलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक, तो डाइज अगर मिक्स हो गए, मान लो दो डाइज मिक्स हो गए, एक रेड हो गया और येलो हो गया। अब हम 8th क्लास है, कभी भी बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि जब हम वाटर कलर्स यूज करते हैं तो हम रेड और येलो मिक्स करें तो ऑरेंज कलर मिलता है ना। अब ऑरेंज कलर को हम यूज कर सकते हैं, हमारे तीन ही प्राइमरी कलर हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। इनको हम मिक्स करके अलग अलग कलर फॉर्म करते रहते हैं। ब्लू येलो मिलाया, ग्रीन बन गया, इन सबको मिला दिया तो ब्लैक फॉर्मेशन, ये सब चीजें, रेड ब्लैक तो हमारा क्या बन गया, ब्राउन। यानी कि जो कलर कंपोनेंट्स, डाइज हम मिक्स करके कलर बना रहे हैं। अब अगर हमें ऑरेंज कलर सिर्फ दिया होता और हमें पता है कि ये रेड और येलो से बनता है, तो ये कैसे हम अलग करेंगे, है ना। कि अगर ऑरेंज डाई दे दी, हमें पता है प्राइमरी कलर क्या, रेड, येलो एंड ब्लू। तो अगर मुझे इनसे सेकेंडरी कलर से प्राइमरी कलर्स चाहिए तो मुझे इनको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कोई टेक्निक होनी चाहिए। मिक्स करना तो आसान है, तुम्हारे पास रेड है, तुम्हारे पास येलो है, तुमने ऑरेंज बना दिया, पर इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है, मुश्किल है ना। मुश्किल कैसे, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम पिक करके निकाल लें कि रेड तो इधर आ जा, येलो तो इधर आ जा, अलग हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारे पास ये जो टेक्निक आई वो क्रोमेटोग्राफी आई, जिनके अंदर हम अगर दो सॉल्यूट मिले हुए हैं तो ऐसे सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व करते हैं जिनमें ये दोनों डाइज मिक्स होती हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सॉल्ट शुगर के लिया वाटर, तो इनके लिए हो सकता है कोई सॉल्वेंट हो। सॉल्वेंट क्या, सॉल्वेंट वो हो सकता है जो आपस में से डिसॉल्व कर ले, यहाँ पे या फिर वाटर भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि डाइज के जो कंपोनेंट है वो मिक्स रहते हैं। यहाँ पर इवन जिस इंक से मैं लिख रहा हूँ वो उसके अंदर भी डाइज होंगी। ठीक, हो सकता है ब्लू कलर की डाइज हो सकता है वॉयलेट कलर की डाइज हो, रेड कलर की डाइज हो, तो अलग अलग डाई का कंपोनेंट मिलके ब्लैक कलर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे, अब क्रोमेटोग्राफी करते कैसे हैं वो समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तुमने क्या समझा कि क्रोमेटोग्राफी है ऐसे कंपोनेंट जो सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, फॉर एग्जांपल वाटर, तो उन्हें हमें अलग करना है।
अब ये क्रोमेटोग्राफी वर्ड आया क्रोमा से, क्रोमा ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है कलर। ठीक, ये समझने का नॉलेज वाली बात है कि इस वर्ड से आया है। ठीक, पहला पॉइंट क्या, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन द सेम सॉल्वेंट। ठीक, अब मैंने आपसे कहा कि वो सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, चलो डिसॉल्व हो गए। अब जो ये टेक्निक है इसका बेस क्या है, बेस किस चीज़ से बताओगे कि भाई तुमने अलग करना है तो इसका बेस किस बात पे है? तो ये बेस इस बात पे डिपेंड करती है कि जो इनकी सॉल्युबिलिटीज है वो अलग अलग होगी। अब सॉल्युबिलिटी की बात आ गई, मैंने बोला वर्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी हमने क्या समझा था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वाटर, मतलब कितना सॉल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर, है ना। सॉल्युबिलिटी ये समझा था। सो ये कैसे इफेक्ट कर रहा है कि जो हमारे अलग अलग सॉल्यूट है, ठीक है, मान लो सॉल्यूट 1 है, सॉल्यूट 2 है। अब ये सॉल्यूट 1 और सॉल्यूट 2 से मतलब क्या है कि ये कंपोनेंट्स होंगे, ठीक, और ये हमारे डिसॉल्व किसमें है, सेम सॉल्वेंट में। तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि सॉल्यूट 1 और सॉल्यूट 2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो अलग अलग होगी। अलग अलग क्यों होगी, क्योंकि उनके पार्टिकल्स अलग हैं। सॉलिड 1 के कुछ पार्टिकल्स अलग होंगे, सॉलिड 2 के अलग होंगे, और उनमें जो सॉल्युबिलिटी है यानी कि घुलने की जो टेंडेंसी है उसमें डिसॉल्व होने की, वो क्या है, अलग है। अब इसी बेसिस को मान के हम यूज़ करते हैं इन दोनों को अलग करना। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल क्या, अगर मुझे सेपरेशन करना है डाइस का इंक से, ठीक, जो भी मुझे इंक दे रखी है, अगर मुझे पता करना है कि उनके अंदर कलर कंपोनेंट्स क्या हैं, तो हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल हमने समझा, है ना। अब ये जो इसका जो तरीका है करने का, वो इसका डायग्राम अभी समझेंगे, अभी एप्लीकेशन समझ लो। इसका यूज़ क्या है, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। अगर हमारे ब्लड्स में ड्रग्स प्रेजेंट है या कोई क्रिमिनल कभी कोई क्राइम करता है, देन अगर हमें पता लगाना है कि उसके ब्लड में ड्रग्स था या नहीं, तो हम उसका प्रोसेस क्या करते हैं, उसके बॉडी से ब्लड निकालेंगे, देन उस ब्लड को क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से ड्रग्स का अलग अलग, क्योंकि देखो ड्रग्स जो है एक तरह से सॉल्यूट है जो कि इस सॉल्वेंट, ब्लड हमारा कैसे एक्ट कर रहा है, सॉल्वेंट, इसमें डिसॉल्व होंगे। ठीक, तो जब डिसॉल्व होंगे, सॉल्यूबल होंगे, तो जब हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे, अभी समझेंगे क्रोमेटोग्राफी होता कैसे है। ठीक, तो हमारे जो ड्रग्स हैं वो अलग अलग आ जाएंगे। सेम ऐसे पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, कि जो नेचुरल कलर्स जैसे रेड हो गया, ब्लू, येलो, ये सब जो कलर्स हैं इनके हम नेचुरल पिगमेंट्स नेचुरल कलर से निकाल सकते हैं। देन कलर्स इन अ डाई, कि जो भी डाई दे रखी है तुम्हें उसके अंदर जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो हम समझेंगे। ठीक, तो अब हम समझते हैं क्रोमेटोग्राफी को करते कैसे। अलग अलग पार्ट हैं जिनसे हम समझ सकते हैं क्रोमेटोग्राफी होती कैसे है, लेकिन हम सबसे सिंपल समझेंगे, क्योंकि अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग समझे तो पेपर क्रोमेटोग्राफी हम ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी ही यूज़ होती है डाइस के कंपोनेंट, जो डाइस हैं इनके कंपोनेंट डाइस, उनको अलग करने में यूज़ होती है। तो इनमें एक्चुअली क्या होता है कि एक हमारे पास इस तरह जार टाइप का होता है और यहाँ पर नीचे क्लोज्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ वाटर है। ठीक, अब पेपर क्रोमेटोग्राफी बोला तो यहाँ पर हम ऐसा पेपर यूज़ करते हैं जिसमें जो पार्टिकल्स हैं या छोटे छोटे जो सेल्यूलोज हैं वो ऐसे अटैच होते हैं कि वो कैपिलरी एक्शन मतलब आगे मूव करें। ठीक, तो इसके अंदर जब हम कोई पेपर लगाते हैं ऐसे, ठीक, अब यहाँ पर एक मार्क्ड होता है पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसमें हमारे पास क्या है, सॉल्यूट 1 प्लस सॉल्यूट 2। ठीक, सॉल्यूट 1 और सॉल्यूट 2 का मिक्सचर हमने यहाँ मार्क करा है और ये क्या है हमारा सॉल्वेंट। अब हमने क्या देखा कि जब चीज़ क्या होती है, अगर ये वाटर में डिप्ड है तो इसके अंदर पानी धीरे धीरे चढ़ेगा। एग्जाम्पल समझो कि अगर मैं कोई क्लॉथ का कपड़ा लूँ और उसका एक
एंड, मान लो ये वाला एंड पानी में डालता हूँ, तो मैं इसे स्टेट भले ही ऐसे रखूँ, लेकिन पानी धीरे धीरे राइज करना स्टार्ट हो जाता है और एक टाइम आता है कि हाफ तक वो गीला हो जाता है, ठीक, या फिर वेट हो जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। ठीक, तो कैपिलरी एक्शन ध्यान रखना। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से जो मेरे वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे जो मेरा वाटर है वो पेपर है, अब पेपर किससे बना है, सेलुलोज नेटवर्क से। ठीक, सेलुलोज नेटवर्क अभी ऐसे समझ लो कि पार्टिकल्स है। तो हो रहा क्या है कि ये सॉल्वेंट धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। अब यहाँ पर पॉइंट पर तुम्हारे पास क्या है, इंक है, जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, सॉलिड 1 मान लो डाई 1 और ये आ गई डाई 2। ठीक, अब जब ये यहाँ पे आएगा, अब क्योंकि ये दोनों सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल होने का मतलब कि ये जो है घुल जाएंगे पानी में, यानी कि अब ये पानी के साथ राइज करेंगे। अब ये यहाँ ना होके थोड़ी देर बाद यहाँ पे होंगे, देन यहाँ पे होंगे, देन यहाँ पे होंगे, देन यहाँ पे होंगे। ठीक, अब हमने क्या बात समझनी है कि कुछ टाइम बाद या कुछ ऊपर जाने के बाद डाई 1 और डाई 2, क्योंकि ये दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग है वाटर में, तो जो मेरा ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो तो ज़्यादा दूर तक चला जाएगा, ये मेरा आ गया डाई 1, और जो लेस सॉल्युबल होगा वो कहाँ पे होगा, नीचे। ठीक, ये आ गया डाई 2। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, डाई 1 मोर सॉल्युबल इन वाटर। अब मोर सॉल्युबल इन वाटर को कैसे समझोगे, इसको ऐसे समझो कि अगर मैंने शुगर और वाटर पानी में मिलाया, ठीक, और अब मैं उस पानी को लेता हूँ, तो जब मैं पानी को दूसरे कंटेनर में डालूंगा तो शुगर भी तो उस सॉल्यूशन के साथ आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि वो दोनों सॉल्युबल हैं। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास 2 शुगर हैं, एक ज़्यादा सॉल्युबल है, एक कम सॉल्युबल है। अब जो ज़्यादा सॉल्युबल होगी वो अच्छे से मिली हुई होगी पूरे सॉल्यूशन में, तो जब हम ट्रांसफ़र करेंगे वो पूरी की पूरी सॉल्यूशन में आ जाएगी जो दूसरे कंटेनर में रखा मैंने। लेकिन जो कम सॉल्युबल होगी वो सही से सॉल्युबल नहीं है, तो वो जब सॉल्यूशन का ट्रांसफ़र होगा यानी कि वो दूसरे वाले कंटेनर में थोड़ी ना थोड़ी रह जाएगी और नए वाले में पूरी नहीं आ पाएगी। तो यही बात समझनी है कि डाई 1 ज़्यादा ट्रैवल करेगी और डाई 2 कम ट्रैवल करेगी। इसको हम लिखेंगे लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो तुम ये देख रहे हो कि हम किस पे बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी के ऊपर, कि कौन कितना सॉल्युबल है हमारे सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। अब ये वाटर पूरा ऐसे रन कर चुका है, पूरा वेट हो चुका है। ठीक, तो हम इसको या तो हमारे पास होते हैं मीटर, उनमें देख सकते हैं, यूवी रेस में देख सकते हैं, तो हमें पता लग सकता है कि ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है। ठीक, तो ये बात हमारे क्रोमेटोग्राफी में समझने की थी, ये डायग्राम ध्यान रखना। ठीक, और ये मोर सॉल्युबल ज़्यादा ट्रैवल करता है, लेस सॉल्युबल कम ट्रैवल करता है, और ये सॉल्वेंट, ये जार हो गया तुम्हारा, और ये पेपर है। ठीक, तो क्रोमेटोग्राफी के लिए यही सब बात थी। अब जो नेक्स्ट है डिस्टिलेशन, वो देखते हैं।